हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हिंदी और हिंदी के एक नए टॉपिक समास के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और आज हम इसको बेहतर तरीके से कराने वाले हैं। उम्मीद करेंगे ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और आज हम क्लास को शुरू होने से पहले आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है मैं उसको सुनाने वाला हूँ, उसके साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन आप एक बार क्लास को तेज़ी से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग जुड़ जाएं। तो आइए चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज टॉपिक का नाम है हमारा समास और समास के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। ये वीडियो आपके यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी पुलिस के लिए काफ़ी बेहतर वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। समास का जो अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना होता है। यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन या सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में कितने पद होते हैं? तो समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? एक पद होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद होता है। तो आगे चलते हैं, आइए समझते हैं इसमें कि आपको यहाँ से एक मिलेगा सामासिक शब्द, या आपसे पूछ सकता है यहाँ पर समस्त पद के बारे में। किसके? समस्त पद के बारे में पूछ सकता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सामासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ समझ लेंगे थोड़ा सा हम जरा कि सामासिक शब्द और समस्त पद क्या होता है। तो हम कहेंगे इसमें कि समास के नियमों से निर्मित शब्द को क्या कहते हैं? समासिक शब्द कहते हैं और इसे ही क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है। और आगे हम इसमें बात करते हैं कि समास करते समय विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी, समासिक शब्द या समस्त पद। ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ समझना, जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ इसमें, तो इसमें आपको मिलेगा राजपुत्र। क्या मिलेगा? राजपुत्र। या जैसे हम लिख सकते हैं राजमहल। क्या लिख सकते हैं हम? राजमहल लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? राजपुत्र और राजमहल ये समासिक शब्द हैं, समस्त पद हैं। क्या है? समस्त पद हैं। या जैसे हम ले सकते हैं राष्ट्रपिता। क्या ले सकते हैं हम? राष्ट्रपिता ले सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या है? समस्त पद हैं। क्या है? समस्त पद हैं। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। देखो इसमें जैसे मैंने अभी बात करी थी, समास में कितने पद होते हैं? दो होते हैं। तो एक पद यहाँ पर राज है और दूसरा क्या है? यहाँ पर पुत्र है। ठीक है। एक यहाँ पर मिला राज और एक यहाँ पर क्या मिला? महल मिला। तो इसी को कहा जाता है पूर्व पद और इसको क्या कहते हैं हम? उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, इसे मिलता है हमें समास विग्रह। क्या मिल जाता है? समास विग्रह मिल जाता है। तो समास विग्रह के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अभी हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पर कि वीडियो अभी एकदम शुरू से शुरुआत की जा रही है, तो वीडियो को आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को जरूर समझना जरूरी है कि समास की स्टार्टिंग कहाँ से है, समास का मतलब क्या होता है, ताकि आप आगे चल के आपको वीडियो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आए और एक एक बिंदु आपका क्लियर होता चला जाए। तो चलिए समास विग्रह के बारे में समझते हैं। समास विग्रह का मतलब होता है कि सामासिक शब्द के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए, समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह किया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखो हम इसी शब्द को ले लेते हैं, यहाँ से लिया कि राजपुत्र हमने ले लिया यहाँ से। तो राजपुत्र में हम देखेंगे कि हम इसका जब समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? समास विग्रह। तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र हो जाएगा। तो हम यही बात कह रहे हैं कि ये आपका सामासिक शब्द है। सामासिक शब्द के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है? समास विग्रह। तो अब यहां देखो क्लियर हो चुका है, राजा का पुत्र। क्या हो गया? राजा का पुत्र हो गया। तो यहां से हम देखेंगे और यहां पर ये क्या है? का क्या है? यहां पर विभक्ति लगी हुई है। क्या? विभक्ति लगी हुई है। ठीक है। आगे हम देखेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजमहल। तो राजमहल में आप देखेंगे कि राजमहल को लिख सकते हैं हम राजा का महल। क्या हो जाएगा? ये राजा का महल हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर भी हमने देखा, इसको क्या कर दिया हमने? समास विग्रह कर दिया। ठीक है। तो इसमें पहला पद हो गया पूर्व पद और ये क्या हो गया? आपका उत्तर पद हो गया है। ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे यहां तक। आप यदि आपको समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें। आइए चलते हैं आगे और समझते हैं। देखो दोस्तों यहां पर एक शब्द और आपको मैं बता देता हूं। आपको मिलता है जैसे प्रधान खंड। क्या मिलता है? प्रधान खंड के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रधान खंड क्या होता है? और एक शब्द मिलता है आपको गौण खंड। क्या मिलता है? गौण खंड मिलता है।
तो गौण खंड की हम बात कर लेते हैं। तो गौण खंड क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधान खंड का मतलब यहाँ पर यह है कि समास करते समय जिस शब्द पर सबसे मुख्य बल पड़ता है, जिस शब्द पर मुख्य बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, प्रधान खंड कहते हैं। ठीक है, और जिस समास विग्रह करते समय जिस शब्द पर मुख्य बल नहीं पड़ता उसको क्या कहते हैं, गौण खंड कहते हैं। अगर मुख्य बल पड़ता है तो प्रधान खंड होगा, और मुख्य बल नहीं पड़ता है तो क्या होगा, गौण खंड होगा। उम्मीद करूंगा कि यहां तक ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार अब इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं इसको। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। तो समास के भेद की बात करते हैं, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, तो समास के भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। देखो हम बात करते हैं पहला भेद की। अगर यहाँ पर तो पहला पद में हम देखेंगे कि पहला पद प्रधान हो, कैसा हो, प्रधान हो। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद प्रधान हो। और तीसरा आपको मिल जाएगा यहां से, जैसे हम कह सकते हैं उभय पद। उभय का मतलब हो गया दोनों, उभय पद प्रधान हो। और आगे नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, चौथे में बात कर सकते हैं उभय पद अप्रधान हो। क्या हो, अप्रधान हो। तो जैसे हम यहां पर बात कर लेते हैं कि पहला पद प्रधान और दूसरा पद क्या हो, अप्रधान हो, तो ये समास क्या कहलाता है, इसको कहते हैं अव्ययभावी समास। क्या कहते हैं इसको, अव्ययभाव समास। यदि हम देखें आगे कि दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, और पहला पद क्या हो, अप्रधान हो, तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये समास बन जाता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। आगे हम बात करें तो आगे हमें नेक्स्ट मिलता है यहां से उभय पद प्रधान। कहने का मतलब है जिसके दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। प्रधान आप समझते हैं कि जिनके दोनों पदों पर क्या हो, मुख्य बल पड़ रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका उभय पद प्रधान समास होगा। और इस समास को कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं इसको, द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे उभय पद अप्रधान का मतलब यहां पर हुआ कि दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, तो वहां पर समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो प्रधान पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे तो कितने भेद हो जाएंगे, 4 भेद हो जाएंगे। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे समझते हैं। आगे आपसे पूछ लेता है कि मूल रूप समास के भेद। तो मूल रूप में समास के भेद पूछेगा तो कितने होंगे, 5 भेद होंगे। जैसे हम लिख सकते हैं पहला भेद आपका होगा केवल समास होगा। क्या होगा, केवल समास, केवल समास। दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा आपका मिल जाएगा यहां से अव्ययभावी समास, अव्ययभाव समास। और तीसरे की हम बात करते हैं तो यहां मिलेगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और बात करते हैं यहां पर चौथे की, तो चौथा पार्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। कौन सा होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और पांचवें की अगर हम बात करते हैं तो यहां मिलेगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। तो आपके ये समास हो जाएंगे कितने, 5। अगर आपसे पूछे कि मूल रूप समासों के भेद कितने, तो 5 भेद हो जाएंगे। और 5 भेद में आप बता सकते हैं केवल समास होगा, अव्ययभावी समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको एक पॉइंट और मिल जाता है। आपसे पूछेगा कि समास के भेद। तो आपसे जब समास के भेद पूछे केवल, तो आप कितने भेद बताएंगे, 6 भेद। कितने, 6 भेद। तो यहां पर आप समझ लें, आपसे प्रधानता के आधार पर पूछेगा तो 4 भेद पूछेगा, और मूल रूप पूछेगा कितने, 5 हो जाएंगे। और यदि आपसे पूछता है केवल समास पूछेगा कि समास के भेद कितने, तो कितने हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप समझेंगे कैसे 6 भेद होंगे, ये समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं तो आपका मिल जाएगा यहां से अव्ययीभाव समास। पहला हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास होगा। और दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा आपका यहां से पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा होगा,
कर्मधारय समास हो जाएगा। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ से द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और बात करते हैं आपका यहाँ से चौथा, तो चौथा जो मतलब आपका पॉइंट नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और आपसे पूछ ले जाता है यहाँ से कि 5वां नंबर, तो 5वें नंबर पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए यहाँ से कि 6 नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे कि समास के भेद पूछे कितने? 6 भेद होंगे। आपसे पूछ लेगा समास के मूल रूप समास के भेद कितने होंगे, तो 5 भेद हो जाएंगे। और पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे समास के भेद कितने हो जाएंगे, तो 4 भेद हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप तक को ये बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो किसके, यहाँ पर लिख देते हैं अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास के बारे में हम बात कर लेते हैं। और अव्ययी भाव समास की अगर हम परिभाषा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो यहाँ समझ लेंगे, जिस समस्त पद में पहला पद या पहला शब्द क्या हो? अव्यय या क्या हो? उपसर्ग हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो। क्या हो? संज्ञा हो। वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? अव्ययी भाव समास की। जिस समस्त पद में पहला शब्द क्या हो? अव्यय या उपसर्ग तथा दूसरा शब्द क्या हो? संज्ञा हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर कि आजीवन, क्या ले लेते हैं यहाँ पर? आजीवन। तो आजीवन में हम देखेंगे इसका समास में क्या होगा, तो आजीवन में यहाँ से हो जाएगा जीवन भर। क्या हो जाएगा? जीवन भर या जीवन पर्यंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समास क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। हमने ये कहा था कि अव्ययभावी समास में कि जिस समस्त पद में पहला पद क्या हो? अव्यय या उपसर्ग हो और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। तो हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये पहला शब्द क्या है? यहाँ पर लगा हुआ है ये उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। और बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है आपका? ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो पहला उपसर्ग बाद में संज्ञा, ये पहला क्या आपका मिल जाए यहाँ से अव्यय मिल जाए या बाद में संज्ञा आ जाए, तो क्या हो जाएगा? वहां पर आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। या जैसे हम ले सकते हैं यथार्थ। तो यथार्थ में आप देखेंगे ये हो जाएगा अर्थ के अनुसार। क्या हो जाएगा? अर्थ के अनुसार। क्या हो जाएगा? अर्थ के अनुसार। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर यथार्थ क्या है? अव्यय है। और अर्थ क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। या जैसे हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। तो यहाँ देखेंगे यथा क्या है? यथा आपका यहाँ पर अव्यय है और शक्ति क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, इसलिए आपका समास कौन सा होगा? अव्ययभावी समास हो जाएगा। ये जैसे हम कह सकते हैं आमरण। क्या कह सकते हैं इसमें? आमरण। तो आमरण का मतलब हो जाएगा मरण तक। क्या हो जाएगा? मरण तक। तो यहां पर आपके समास हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? अव्ययभावी समास हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं तो आपको पहचानना है कि संज्ञा कितनी बार आ जाए? 2 आ जाए। कहीं भी संज्ञा 2 बार आ जाए या क्या आ जाए आपका? अव्यय यहाँ पर 2 बार आ जाता है, तो वहां पर भी समास क्या कौन सा होगा? आपका समास हो जाएगा अव्ययभावी समास। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रातों रात। क्या ले सकते हैं? रातों रात ले सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे रात ही रात। क्या हो जाएगा? रात ही रात में। रात ही रात में। या जैसे हम कह सकते हैं कि हाथों हाथ। क्या कह सकते हैं इसमें? हाथों हाथ।
तो हाथों हाथ में कह सकते हैं कि हाथ ही हाथ में, क्या हो जाएगा इसका, हाथ ही हाथ में। तो देखो यहां पर आप कह सकते हैं कि अव्यय या आपके संज्ञा को दो बार लिख दिया जाता है तो वहां पर समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययभावी। जैसे हम कह सकते हैं नगर नगर, तो नगर नगर में समास कौन सा हो जाएगा, आपका समास हो जाएगा यहां से अव्ययभावी। या जैसे कह सकते हैं गांव 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 गांव, तो समास कौन सा हो जाएगा आपका, अव्ययभावी समास हो जाएगा। ठीक है, यहां से कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम। विवाह विवाह उपरांत, तो यहां से यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विवाह विवाह के उपरांत, क्या हो जाएगा, विवाह के उपरांत हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे विवाह क्या है, संज्ञा, उपरांत क्या है, अव्यय, क्या है, अव्यय है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।